सन 1945 दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। यूरोप में जर्मनी की हार हो चुकी थी, लेकिन प्रशांत महासागर के मोर्चे पर जापान की सैन्य ताकत अब भी मजबूती से अडिग थी। अमेरिका और सहयोगी राष्ट्रों के लिए जापान का समर्पण कराना बड़ी चुनौती बन चुका था। लगातार बमबारी, समुद्री नाकेबंदी और भीषण संहार के बावजूद जापान के शासकों ने हार मानने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया था। अमेरिका के नेतृत्व में मैनहट्टन प्रोजेक्ट नामक एक गुप्त वैज्ञानिक उपक्रम ने इतिहास के सबसे विनाशकारी हथियार का निर्माण किया, परमाणु बम। इस परियोजना में प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम लगाई गई थी, जिनमें जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फेर्मी और कई अन्य अग्रणी नाम शामिल थे। जुलाई 1945 में पहला परमाणु परीक्षण सफल रहा, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट नाम दिया गया। अब अमेरिकी प्रशासन के हाथों में एक ऐसा हथियार था जो किसी भी राष्ट्र को घुटनों पर लाने की क्षमता रखता था। बहुत सोच विचार और बहस के बाद जापान की राजधानी टोक्यो के बजाय 2 शहरों का चयन किया गया, हिरोशिमा और नागासाकी। चयन के पीछे कारण थे। दोनों शहर जापान की सैन्य और औद्योगिक क्षमता के केंद्र थे और अब तक वे किसी बड़ी बमबारी से बचे हुए थे। इन शहरों का विनाश अमेरिकी रणनीति के मुताबिक जापान की जनता व नेतृत्व को युद्ध समाप्ति की अपरिहार्यता का एहसास कराने वाला होना था। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना का B-29 बॉम्बर इनोला गे अपने पायलट कर्नल पॉल टिबेट्स के नेतृत्व में हिरोशिमा की ओर बढ़ रहा था। Target in sight. Prepare for bomb release. सुबह 8:15 बजे लिटिल बॉय नामक यूरेनियम आधारित परमाणु बम हिरोशिमा के ऊपर 600 मीटर की ऊंचाई पर गिराया गया। एक पल में शहर पर विध्वंस और विभीषिका छा गई। बम के विस्फोट की ऊर्जा इतनी थी कि तापमान केंद्र में लगभग 4000 DGC तक पहुंच गया। घर, इमारतें, इंसान पल भर में राख हो गए। एक भयानक धमाका, उसके बाद शहर भर में फैलती रेडिएशन की लहरें। अनुमान लगाया जाता है कि पहले ही दिन 70,000 से अधिक लोग मारे गए और आने वाले हफ्तों, महीनों में कुल मृतकों की संख्या 140,000 तक पहुंच गई। हिरोशिमा में दृश्य अवर्णनीय थे। जलते, चीखते, मदद मांगते लोग, भवनों के मलबे में फंसी जिंदगियां। जो बचे वे तीव्र विकिरण बीमारी और घावों से जूझ रहे थे। अस्पताल तबाह, जल आपूर्ति और बिजली ठप, संचार टूट चुका था। स्टेशन, स्कूल, सरकारी इमारतें, कुछ भी शेष नहीं था। जिस जिले को ग्राउंड जीरो कहा जाता है, वहां किसी भी जीव का अस्तित्व मात्र सपना बन गया। 3 दिन बाद जापान की स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। फिर भी देश की परिषद युद्ध समाप्त करने को लेकर एकमत नहीं थी। 9 अगस्त 1945 की सुबह B-29 बॉम्बर बॉक्सकार नागासाकी की ओर उड़ चला। लक्ष्य था जापान का यह महत्वपूर्ण औद्योगिक और बंदरगाह शहर, जिसमें मित्सुबिशी के गोला बारूद और नौसैनिक संयंत्र स्थित थे। मौसम खराब था और प्राइमरी टारगेट कोकुरा पर दृष्टि नहीं बन पाई, तो बम वर्षक नागासाकी की ओर मुड़ गया। सुबह 11:02 बजे फैट मैन नामक प्लूटोनियम बम शहर के ऊपर गिराया गया। विस्फोट के केंद्र से लगभग 500 मीटर ऊपर बम फटा और विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा से भी अधिक थी, 21 किलोटन TNT के बराबर। क्षण भर में घाटियों और पहाड़ियों के बीच फैले नागासाकी के ज्यादातर औद्योगिक इलाके पूरी तरह तबाह हो गए। लगभग 40,000 लोगों की तुरंत मृत्यु हुई और अगले महीनों में मरने वालों की संख्या 70,000 तक जा पहुंची। नागासाकी में भी वही भयानक मंजर, धुएं में घिरा शहर, चिथड़े हो चुके मकान, हर तरफ पीड़ा से पुकारते लोग। परमाणु विस्फोट की गर्मी और विकिरण से गंभीर रूप से झुलसे आदमी पानी की तलाश में सब तरफ दौड़ते, आंखों के सामने उजड़ती जिंदगी। इतिहास में पहली और आखिरी बार मानव सभ्यता ने परमाणु हमले की विभीषिका ऐसे शहरी केंद्रों पर देखी। इन 2 परमाणु हमलों ने जापान के नेतृत्व और जनता को गहरा धक्का दिया। सम्राट हिरोहितो ने 15 अगस्त को रेडियो पर आकर देशवासियों से युद्ध समाप्ति स्वीकारने की अपील की। The war situation has not necessarily developed to Japan's advantage. We must endure the unendurable. ये जापानी इतिहास में पहली बार था जब आम लोगों ने सम्राट की आवाज सीधे सुनी।
अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इन हमलों को ज़रूरत बताया, कहते हुए कि इससे लाखों और मौतें टलीं जो एक लंबे भीषण ज़मीनी हमले से हुई होती। दूसरी ओर आलोचकों का तर्क था कि जापान पहले से समर्पण की कगार पर था। ऐसे में ये परमाणु हमले अनावश्यक, अमानवीय और भविष्य के लिए खतरनाक संदेश थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। महाशक्तियां अब परमाणु हथियारों के भयावह युग में प्रवेश कर चुकी थीं। हमले के महीनों और बरसों बाद तक इन दोनों शहरों के लोग रेडिएशन के प्रभाव, कैंसर, विकलांगता और सामाजिक बहिष्कार झेलते रहे। हिबाकुशा यानी परमाणु हमले से बचे लोग ने अपने अनुभव और कहानी पूरी दुनिया के साथ साझा की। कला, साहित्य और राजनैतिक आंदोलनों द्वारा वे भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने की लगातार गुहार लगाते रहे। आज हिरोशिमा और नागासाकी न सिर्फ शांति और पुनर्निर्माण के प्रतीक हैं, बल्कि वे दुनिया भर के लिए एक संदेश भी है। परमाणु युद्ध का रास्ता सिर्फ तबाही लाता है। दोनों शहरों में बने स्मारक, म्यूजियम और शांति समारोह हर साल उन लाखों नामों को याद दिलाते हैं जिन्होंने एक अदृश्य सुनामी जैसी तबाही झेली और मानवता पर सवालिया निशान छोड़ गए।